Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, जहाँ जहाँ वीनस HDTV चैनल की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, जहाँ मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है, उन सब को मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा अपनी रहमतों के साए रखे और खैर व बरकत आपके रोज़ी रोज़गार में हो। आमीन सुम आमीन। दुआओं के साथ आगाज़ किया और मैं ये चाहूँगी कि अल्लाह पाक के आप जिस जिस एक एक कदम जो रखें वो खैर व बरकत का हो। और असल में पता गलतियाँ कहाँ पर होती हैं हमसे जब हमारी नीयतें ख़राब हो जाती हैं और हम हमेशा कोशिश करें कि हम ज़िंदगी में एक किरदार निभाने आए हैं और अल्लाह पाक ने हमें एक, मैं कहती हूँ, बिल्कुल फ्री हैंड दिया है और आखिरी मोमेंट ऐसा होता है सॉरी जब हम अल्लाह से कहते हैं थोड़ा सा टाइम दे दें, हम कुछ अच्छा कर लें, तो अल्लाह पाक ने हमें जब ज़िंदगी दे दी, अता कर दी, तो अल्लाह पाक ने हर नेमत, हर रिश्ता, हर चीज़ से हमें नवाज दिया। आपने ख़ुद नोट किया होगा जब आप देखते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आपके अपने होते हैं, माँ बाप होते हैं, आपको इतनी अपनी आगोश में लेते हैं, प्यार और मोहब्बत, वो प्यार एक अलग है जो आप अपनी माँ की गर्म गोद में महसूस करते हैं और अपनों में आते हैं। फिर आपको अल्लाह पाक फिर बहुत सारी खाने पीने की नेमतें, अल्लाह पाक इतनी सारी नेमतें देता है। फिर जब आप बड़े होते हैं तो एंटरटेनमेंट आपके जहन में होती है, या खुश रहते हैं, इधर घूमते फिरते हैं, स्कूल ये वो सब कुछ, जब इतनी सारी चीज़ों से अल्लाह पाक नवाजता है तो लेकिन अल्लाह पाक देखता है कि मेरा बंदा, कहते हैं अल्लाह उससे खुश है जो उसके बंदों को खुश रखता है, तो आप उसके बंदों के लिए क्या कर रहे हैं। तो बहुत कुछ एक हमें एक मौका मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए। कहते हैं अपने ही लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरों के काम आने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब वो अपने आप को इस काबिल समझ लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल ना भी हो लेकिन अगर वो दूसरों के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं ही कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाऊं और उसके बाद किसी के लिए फलाही काम कर सकूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोग कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं, एज अ वॉलंटियर, एज अ मेंबर, एज अ वर्कर उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं कि चलो अल्लाह मेरा भी एक थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि मेरे रब को नीयत पसंद है, आपकी क्वांटिटी पसंद नहीं है। तो लेट्स सी, हम लोग चलते हैं एक ऐसे पर्सन के पास, मेरे गेस्ट हैं और इट्स ऑनर टू मी, ऐसे लोग जो मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करते हैं तो बाखुदा मैं कहती हूँ कि इससे बढ़कर शायद मैं कुछ काम कर सकूँ कि ऐसे लोगों को हाईलाइट करती हूँ या ऐसे लोगों को सामने फ्रंट पर लेकर आ जाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। काम तो वो कर रहे हैं, प्रमोट तो वो हैं, वो टैलेंटेड भी हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनकी नीयत भी बहुत अच्छी है लोगों के लिए। इससे बढ़कर क्या कि वो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही, मैं एक छोटा सा ब्रिज बनती हूँ और आपके सामने कहती हूँ ये पर्सन है जो यार बहुत अच्छा काम करता है और आप भी उन जैसे या उनसे भी बेहतर हो सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद हैं, इल्म फला के मेंबर भी हैं, PTI को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और कई सालों से फलाई काम भी कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं जावेद आलम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जावेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। और जावेद आलम साहब जो है फलाई काम करते हैं, PTI को रिप्रेजेंट भी करते हैं और इनकी आगे जो अभी मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही थी, आगे इनके पास बहुत सा एक यानी कि पॉजिटिव वर्क है जो इनकी सोच है, क्योंकि PTI को रिप्रेजेंट करते हैं कि आगे क्या क्या करना है, क्योंकि कराची से ये बिलोंग करते हैं, कराची में ये रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि कराची के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सर थैंक यू सो मच और बताएं, वेलकम सबसे पहले आपको। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो चीज़ें हैं वो आम आदमी को तक पहुंचा सकूं। और देखिए असल में हमने तो जो करना था जो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है उसको भी हमें मैसेज देना है कि उसने आगे क्या करना है। जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो अभी कॉलेज से फारिग हुए हैं, और मतलब जो जिम्मेदारियां घरेलू होती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जो मजहबी, इखलाकी और कानूनी होती हैं, तो उनके बारे में हमें उनको रोशनास कराना है।
कि आपने ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। और जो हमारा मजहब भी कहता है हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, यानी अल्लाह के भी और बंदों के भी। जैसे भी आपने भी कहा कि बंदों के साथ नेकी, और तो ये हुकूकुल इबाद में आता है। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, आपके करीब जवार, मोहल्ले वाले, फिर उसके बाद और जितना आपके वसाइल है उस हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं वो करें। बहुत प्यारी बात कि अल्लाह उनसे खुश होता है जो उसके बंदों को खुश रखता है। अच्छा, आपने इब्तिदा की, ऑफ कोर्स आपने अपने काम शुरू किया और आपने सोचा कि बेहतर और मज़ीद मैं क्या कर सकता हूँ, और आपने सोशल वर्किंग में और लोगों के इश्यूज़ के ऊपर आपके, मैंने देखा बड़ा फोकस है कि आपने कहा कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं। तो बेसिकली आप कौन से एरिया को अभी आप टारगेट कर रहे हैं और किस एरिया को आप लोग आफ्टर कर रहे हैं? देखिए, मेरी रिहाइश एक काफ़ी अरसे, तवील अरसे से नॉर्थ आज़माबाद टाउन में, जहाँ सरफराज, क्रिकेटर सरफराज है। सरफराज धोखा नहीं, हाँ वो धोखा नहीं है, मतलब उनकी भी वही है और उनका मेरे घर का कुछ ही थोड़ा सा फासला है। ठीक है। तो वो भी काफ़ी अरसे से वहाँ पे रिहाइश पजीर है और मैं भी वहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, इलाके जो मसले हैं वो इलाके वालों ने मसले हल करने हैं, किसी बाहर वाले ने आके करना नहीं है। अच्छा, ना गवर्नमेंट पर हम डिपेंडेंट रहें, ये तो भी कहना चाह रहे हैं आप? तो खैर आप 40 साल से देख रही हैं कि जिस तरीके से वो कराची को हैंडल कर रही है। ठीक है। और कराची जो एक रोशनियों का शहर होता था, एक गरीब परवर शहर होता था, आज हमने उसको क्या बना दिया। और वो शहर दुनिया में आप देखें, जो शहर किसी मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, उनका अब टोक्यो आप देख लें, लंदन देख लें, अमेरिका देख लें, टोक्यो देख लें, कोरिया, बहुत सारे ममालिक हैं। तो उन्होंने उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। सिंगापुर देख लें, मलाइशिया देख लें, मलाइशिया कहाँ था, चाइना देख लें आप, उनके जो शहर है बड़े बड़े और जो सनती शहर है, सफाई सुथराई, सेहत, हर चीज़ पे उनका फोकस है। क्योंकि जब तक बच्चा सेहतमंद नहीं होगा, तालीम याफ्ता नहीं होगा, वो अपना माशरे में किरदार अदा नहीं कर सकता। तो इसकी बुनियादी जरूरत तालीम और सेहत है, फिर उसके बाद उसकी रोजगार है। तो अब हमारे, अगर आप देखें, अभी जो बच्चे और बच्चियां निकल रही हैं स्कूल से, कॉलेज से, अभी पिछले दिनों टेस्ट हुआ था मेडिकल का जी। और उसमें जिस तरह जो सिचुएशन थी और जिस तरह उन्होंने मैनेज किया था, किसी तरह भी नहीं लग रहा था कि ये वो बच्चे बच्चियां जो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेंगी। और अजीब सा माहौल था, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे जो कजन्स वगैरह, उनके बच्चों ने भी वो टेस्ट दिया था और उन्होंने जो बताया और जो फीसें ली। तो आप जब इस पहले मरहले पे मैनेज नहीं कर सकते तो आप तालीम कैसे देंगे? बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब यही सोच के, अच्छा मैं बेसिकली इस कॉलेज के ज़माने से सोशल वर्किंग कर रहा था, सियासत नहीं कर रहा था। सियासत में तो अब ये सूरत हाल देखते हुए, जैसे खान साहब सियासतदान नहीं थे, क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने भी कौम और मुल्क के जो हालात देखे, उसको बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने अपना किरदार अदा करने के लिए सियासत में आना पड़ा उन्हें। और आपको पता है कि जो वो फैसला कर लेते हैं फिर उस पर डट जाते हैं। जब उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल। क्योंकि क्रिकेट में भी आप उनका देख लें कि जो टीम वो ले जाना चाहते थे वही ले, और फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेते थे। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, जिम्मेदारी भी लेते। अब आप देख लें, अब काफी अरसे से बहुत सारे कैप्टन हमारी क्रिकेट टीम में आए और जब भी वो हारते हैं वो कहते हैं जी ये चीज सही नहीं थी, वो चीज सही नहीं थी। आप खान साहब का बयान देख लें, जो क्रिकेट टीम लेके गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। वो लेके गए, अगर कहीं शिकस्त या कोई ऐसे हुआ उसको भी एक्सेप्ट किया। और यही इंसान की बड़ाई होती है कि वो अपने, देखें, तारीफ तो सब पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ, आप भी पसंद करते हैं, लेकिन तनकीद बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल, ये बड़ी मुश्किल, बड़ी बात होती है, बड़ी बर्दाश्त की बात। और अब ये सियासत में भी आप देख लें कि जिस तरह उनके ऊपर तनकीद और जिस तरह प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, तो वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। तो अगर सब आप मवाजना करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सियासत, अच्छा फिर सियासत जो है वो भी खिदमत का नाम है। दुनिया में सियासत लोग करते हैं, मतलब पाकिस्तान में तो सियासत का नाम कुछ चेंज कर दिया, बादशाह को सियासत का नाम दे दिया कि हमारी जनरेशन ही वज़ीर आज़म बनेगी, हमारे ही लोग जो है वो गवर्नर बनेंगे, हमारी नहीं। इसमें आप प्रमोट करते हैं अपनी जनरेशन को। बेशक बेशक। आप मुझे बताएं ना, क्या नॉन लीग में नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं आ सकता, या शहबाज शरीफ? अभी आप मौजूदा वज़ीर आज़म को देख लें, शहबाज शरीफ को, तो इसका मतलब नॉन लीग में उनसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई आदमी नहीं है, इसलिए उनको वज़ीर आज़म बनाया गया।
ये बात तो वाकई में बड़ा पॉइंटेड की बात है कि यार जो लोग इतने सीनियर लोग हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये जो ऑफ कोर्स हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि क्या किसी और में कैपेबिलिटी नहीं नजर आती, इतने सीनियर लोग होते हैं लेकिन वो अपनी ही फैमिली के किसी मेंबर को सिलेक्ट करना, या तो आप लोग दिल के डरे हुए होते हैं कि यार कहीं हमसे ये गद्दी ना चली जाए, ये सीट ना चली, गद्दी नहीं कहूंगी, ये सीट कहीं हमसे खिसक ना जाए, गद्दी नशीन, गद्दी ने। और मुझे बड़ा यानी कि क्वेश्चन मार्क लगता है, अगर यू हैव एनी आंसर तो मुझे जरूर दीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आती कि आपकी पूरी काबीना में कोई इतना डिजर्विंग पर्सन नहीं है कि आप उसको कोई बड़ी मतलब सदारत दे सकें, उनको कोई डेजिग्नेशन दे सकें। और प्राइम मिनिस्टर, मुझे अच्छी तरह नून लीग में एक वो थे निसार साहब, नाम चौधरी निसार, अब वो बहुत सीनियर थे, इसमें कोई बड़े जबरदस्त आदमी थे और उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और उन्होंने एक ही बात की थी कि मैं मरियम नवाज के आगे नहीं अपना वो कर सकता, कि वो मेरी बच्चों की तरह हैं, और बड़ा अच्छे वर्ड्स यूज किए थे उन्होंने कि भाई वो मेरी मतलब बच्चियों की, तो मैं अब उनके आगे तो जी करने से रहा। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि यार एक मतलब देखा जाए तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका फाउंडर तो एक ही रहता है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी को एक रिस्पेक्टफुली एक डेजिग्नेशन दी जाए तो ये दूसरे लोगों के लिए भी एक मिसाल होती है। देखिए नून लीग में मैं पर्सनली भी उनके कामों से, वैसे भी अभी आप देखें जो हमारे पासपोर्ट के इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, तो पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरह और बहुत सारी चीजें जो उनके आप देखें उसमें उन्होंने उन्हीं के दौर में जो आज आप जाते हैं, वरना हमने जब पहली दफा शनाख्ती कार्ड बनाया था उसके जो धक्के खाए थे और जो चीजें हुई थी, तो आप सरकारी महकमों में जाते थे, बाहर एजेंटों की लाइन लगी होती थी, चाहे आप शनाख्ती कार्ड के ऑफिस चले जाएं या पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं। अब आपको जरूरत नहीं है, आप जाएं, फॉर्म भरवाएं, अंदर एक प्रोसेस है पूरा, उसको करें, और फिर ये मेगा सेंटर खोल दिए ताकि आसानी के लोग अपनी छुट्टी के बजाय। एक और बात है जावेद साहब, सॉरी, मैं एक चीज देखती हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई हुकूमत को हम कर पॉइंटेड करते हैं, जो भी पार्टी होती है उसको इसलिए नहीं हम लोग पॉइंटेड करते कि उन्होंने कभी अच्छा काम नहीं किया, नहीं, कुछ लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। इसमें नून लीग ने भी बहुत अच्छे, लाहौर में एक बार विजिट किया तो बहुत अच्छा लगा एज कम्पेयर टू कराची। लाहौर की सड़कें, वहाँ की नहर, जबकि बीचों बीच शहर के वो नहर थी, लेकिन एक इतना सा जिसे कहते हैं शॉपर जो है ना, वो भी उसके अंदर कोई नहीं डाल सकता था, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो चीज़ एक्सेप्ट करने की है, अप्रिशिएट करने की है, मैं उसको करूंगी और बड़े फराग दिल से करूंगी। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी आप? अरे याहिया मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे जावेद भाई को सलाम हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक बफर जोन और नॉर्थ पानामा सही है। तो मैं तो ये कहूंगा, देखें, एक सारी बातों से आपने जो अभी बात की, मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा, देखें जो काम अच्छे हैं ना उनको अच्छा बोलना चाहिए, किसी ने भी किया हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारी बुराइयां कर दें और उसमें अच्छे काम, अच्छे बुरे काम हर कम करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि 20-22 जो 2-3 हजार आदमी है जो हमेशा हुकूमत रहते हैं, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। तो मैं इस पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि कराची के हवाले से बात करूंगा, कराची के हमारे भाई हैं ये। देखिए, बात ये कि कराची के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है ना, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब तबाह और वार है। अभी भी एक मतलब अभी भी एक वाकया हुआ जिसके अंदर एक बंदे को गतिविधि में गोली मार दी गई है। ठीक है ना, आप ये जब तक अब हमें तहफ्फुज़ का एहसास नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक हमें तहफ्फुज़ नहीं मिलेगा तो हम कैसे इस शहर से, इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे। आप बात ही कि इसके बाद भी लोग अपना करते हैं। मेरा जावेद भाई से ये रिक्वेस्ट है, जाहिद भाई जाहिर ये पॉलिटिकल भी हैं और सोशल एक्टिविटीज भी हैं, एक्टिविस्ट हैं। देखिए, बात ये कि सियासत कर तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप एक जब काम कर रहे होते हैं किसी माशरे के लिए तो आप उससे मुबर्रा होते हैं। तो यकीनन आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप के अंदर अपने अंदर ये काम करने के लोगों के लिए जज्बा है तो आप इससे ऊपर जाके काम करते हैं, और फिर यकीनन जब आपका काम लोग देखते हैं तो आपकी तरफ आते हैं, आपको वोट भी देते हैं। मेरा जावेद भाई सवाल है, जावेद भाई देखिए, हमारे कराची की मैं आज बात कर रहा हूं, तो मैं नाम लिए पकड़ पाऊं, हमारे अपनों ने हमें बहुत लूटा और अपनों ने ही हमें तबाह बर्बाद किया। लेकिन इसके बाद भी जैसे आपको हमने वोट दिए, लोगों ने वोट दिए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों ने वोट दिए, पीटीआई को भी दिए, तो लेकिन कोई एक ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आया। उसकी क्या वजह? आपके हाथ महदूद थे या कराची के अंदर वो वर्किंग नहीं हो सकी जो आप करना चाहते थे, क्योंकि कराची को तो लावारिसों की तरह छोड़ दिया। मैं मुख्तसर करते कहूंगा, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कहूंगा कि आप खुदा के लिए कराची के लोग काम करें। कराची के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, अगर आप अच्छे काम करेंगे फिर आप आएंगे, मेरा तो ये कहना है।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने कहा कि हमें अपनों ने लूटा, वही बात है, अपने ही गिराते हैं नशेमंद की बिजलियां, वो वाला मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। और एक और चीज़ है, मुझे बड़ा ही अफसोस से एक बात कहना पड़ रहा है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो पता भी कितना, अभी देखिए पीटीआई कह रही होगी कि इन जब हमारी हुकूमत आएगी हम ये कम कर देंगे, और इससे पहले जो चीखो पुकार मची हुई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, अगर ये देखें इतनी चीनी, आटा चीनी महंगी, आटा चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, मेरा दिल जलता है, ये सब मैंने सुना, बड़े खुले कानों से सुना, और ये पूरी आवाम ने सुना, पूरे पाकिस्तान ने सुना। जब आपको अच्छा, ये बड़ा एक ढारस होती है कि अगर जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं बड़े आराम से कन्नी कटा के निकल जाएंगे हम लोग। वो क्या कि यार हम लोग तो ने, हम जो आ गए हमारे ही वजह से नहीं हुआ, वो जो पिछली हुकूमत करके गई ना उसकी तकलीफ अब हम उठा रहे हैं। तो जब आप हुकूमत में नहीं थे, आपको क्या, आप चुचू मुमू थे, आपको नहीं मालूम था कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो ये तकलीफ हमारी आवाम को हमारी वजह से भी देखनी पड़ेगी। जब आपको पूरा पता था कि जब हम आएंगे, ये तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर कर दें। अब वो पता क्या सोच के आप लोगों को वोट देते हैं कि अब आप कह रहे हो कि यार इसने बहुत महंगा कर दिया, अब मैं आऊँगा ना तो मैं बहुत सस्ता कर दूंगा। आप ये कह के आते हैं ना, आप मिस कमिटमेंट करते हैं। जब आपको पता है, आपको पूरी ओपनली बुक आपको मालूम है कि हम जब आएंगे तब भी ये महंगाई होगी, तो इतना बड़े स्टेज पे इतने फराग दिली से पता नहीं आप लोग कैसे बोल रहे थे, और कितना बड़ा आपका दिल है। मुझे नहीं समझ आती, इतनी मासूम आवाम है, उसको आज तक नहीं समझ आई कि जो लोग ये कहते हैं कि अभी दूसरी हुकूमतें ये कह रही है, अभी पीटीआई कह रही होगी, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, कि अभी हम जब आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं कहती हूँ 100% जो भी हुकूमत आती है वो बाद में उससे संभाली नहीं जाती, और फिर वो कहते हैं कि मजबूरी है, अब आपको बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि पिछला जो गया था ना उसने ये करके गया था। लेट्स सी इसके ऊपर। हाँ जी, याहिया साहब ने एक सवाल किया था कि सिंध के हवाले से। जी। तो सिंध की जो सूरत हाल है वो किसी पोशीदा नहीं है, बिल्कुल सही है ना। और सिंध में जो दो पार्टियां जो अरसे दराज से हुकूमत में थी और तकरीबन 35 से 40 साल, तो उनके अगेंस्ट में सब जा रहा था। और देखे पावर लेस कोई नहीं होना चाहता, हर चाहता आदमी चाहता है पावर में रहे, सही है ना। अब खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत, क्योंकि कराची वालों को अक्सर ये गुमराह करने की कोशिश की जाती है कह के कि कराची के लिए क्या किया। तो देखिए कराची के लिए बहुत सारे मंसूबे थे और हैं, तो लेकिन सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम को आड़ लेके बहुत सारी चीजें होने नहीं दी। जैसे सेहत कार्ड था, खान साहब चाहते थे सेहत कार्ड यहाँ भी हो, जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड चला था, इसी तरह यहाँ भी हो। अच्छा, फिर कराची को उन्होंने 50 फायर टेंडर दिए थे, जो आप देखते हैं हमारे नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो हमारी एसोसिएशन है वहाँ भी 2 आए थे, साइट को दिए थे कोरंगी, और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड वाले उनको दिए थे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कराची के लिए उन्होंने एक मंसूबा अप्रूव करवाया था पानी का, K4 का, जो अरसे दराज से तातुल का शिकार था। ओके। मतलब सिर्फ कागजों में था, ग्राउंड पे कुछ नहीं था। तो वो भी उन्होंने वफाक को सूबे से लेके वफाक को, और उसकी अप्रूवल भी करवा दी थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ही चली गई। अच्छा, फिर ग्रीन बसें जो सूबे को लानी थी, सूबे को देनी थी, लेकिन वो भी वफाक ने दी। ग्रीन बसें भी, जो 80 बसें अभी चल रही हैं ग्रीन बसें, और इस प्रेशर को महसूस करते हुए पीपल्स पार्टी ने अब हातम ताई की खबर पे लात मारी और चंद बसें कराची को दी। 15 साल जो वादे करते रहे, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। लाल अभी चल रही है। जी, अभी जो पीपल्स बस के सर्विस के नाम से। तो ये भी आप खान साहब के क्रेडिट में इसलिए डालें क्योंकि डर और खौफ पावर छीनने का वो बहुत सारे काम करवा देता है। और इस वक्त ये वैसे पूरे पाकिस्तान की जमातें जो हैं वो डर और खौफ का शिकार हैं। आप अभी पिछले दिनों फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया वो भी उनके डर और खौफ की निशानी है। मतलब उन्होंने अपने रुतबे का भी ख्याल नहीं किया और उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसका भी ख्याल नहीं किया। सर मुझे तो उनसे बड़ा एज अ वुमेन होने के नाते मुझे बड़ा उनसे एक बिल्कुल होना चाहिए, दुख से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने खवातीन के बारे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इन्हें 100% माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तमाम खवातीन के बारे में इक्वलनेस वर्ड यूज किए उन्होंने। उन्हें मालूम था कि किसी एक सिलेक्टेड औरत के लिए कह रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है। आप इतनी बड़ी डेजिग्नेशन में आपकी इतनी रिस्पेक्ट है और तमाम पाकिस्तानी वुमेन्स के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं और बहुत बहुत गलीज जुमला है वो, बहुत गलीज में ऑन एयर भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ
मौलाना साहब का मसला नहीं है, बहुत दुख हुआ ये मुझे। मेंटेलिटी मौलाना साहब की नहीं है। अच्छा। आप नवाज शरीफ को पीछे ले जाके देखें तो बेनजीर के साहब के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर थी और बेहतरीन पॉलिटिशियन थी और फाउंडर एक वजीर आज़म की बेटी थी, उनके बारे में जो नवाज शरीफ ने कहा उसको भी आप काउंट, इसका मतलब ये मेंटेलिटी है कि अगर मुझे पावरलेस किया या मुझे करप्शन से रोका या मेरी आमदनी रोकी तो फिर मैं इस हद तक भी जा सकता हूँ। कहते हैं वो असेंबली से एक बार रोती भी निकल गई थी इस वजह से, इनके वर्ड्स की वजह से। देखिए पीपल्स पार्टी के जो फाउंडर भुट्टो फैमिली थी ना, वो पॉलिटिशियन थी, लेकिन उसे हाईजैक कर लिया मौजूदा जो उनकी है जो लोग हैं, और जिस तरह वो जो उन्होंने सिंध का हाल किया है उससे अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी हाईजैक है उन लोगों के हाथों, और बेचारे वहाँ का जो आम आदमी है, मुकामी आदमी है, और पूरे सूबे का, मतलब सिर्फ गांव गोटों का नहीं, अब तो शहरों की भी हालत देख लें। तो मैं पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम में यही कहा था, मैंने कहा था कि 80% शहर डूब गया बारिशों और सैलाब की में, जिसकी कोई इक़दाम नहीं की, सॉरी गांव, और 20% जो शहर बचे वो आलूदगी का शिकार है। कराची इस वक्त चौथे नंबर पे दुनिया में आलूदगी जो बड़े शहर हैं, और उस पर आप वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मतलब अपनी इस कारकर्दगी में आप चाह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वज़ीर आज़म बन जाऊँ, तो ये इनकी मेंटेलिटी है कि ये। और फिर आप निकाल के देखें कि बिलावल और जरदारी ने नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा, नवाज शरीफ ने इनके बारे में क्या कहा है, और मौलाना, तो ये तो सिर्फ एक मखसूस एजेंडे के तहत जस्ट ओनली वांट टू पावर चाहिए इनको, सीट्स चाहिए। और ये पीडीएम जो बनी है ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए बनी, कौमी मफाद में नहीं। अगर कौमी मफाद में होते तो 35 साल से आप हुकूमतों में, आज मुल्क की ये हालत नहीं होती। मैं मांगने तो नहीं आया जी बिल्कुल। मतलब देखें, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उसी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे थे। सर आखिरी बार तो हेल्प कर देना नहीं, उस वक्त जो पोजीशन थी, और आज आप दुनिया में देख लें कि दुनिया में किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और किस तरह, मतलब ये कि हमें खुद शर्म आती है, क्योंकि हम भी जाहिर है वो जो इमेज जा रहा है इंटरनेशनली, तो वो हमारा पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हमें भी शर्म आती है ना कि हमारा भी इमेज खराब, और हम भी कहीं जाते तो कहते हैं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इंडिया वालों पे आता है जब वो कहते हैं कि हाँ तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग तो हर वक्त मांगते रहते हो। मुझे बहुत यकीन करें, इतना क्रोध, इतना गुस्सा आता है, मुझे समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूं। अच्छा फिर देखें, अभी ये आबादी के मसले कभी कर देते हैं, कभी अभी इसाक डार साहब ने एक पूरा शेड्यूल दिया कि जी गाड़ी में इस तरह बैठे, और तो ये सब इनके जवाल की निशानी है। और फिर कहते हैं वताज़ु मन तशाओ सुभान अल्लाह। यानी खास साहब के बारे में, उनकी हुकूमत के बारे में जिस तरह ये प्रोपेगेंडे करते थे, आज जो इनकी हालत है वो तो कुदरती हुई ना, हुकूमत ले ली, नेब के केस माफ कर, क्योंकि अब कौम में अवेयरनेस आ चुकी है। अब ये पीटीवी का दौर नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताना है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, और फिर उस सोशल मीडिया में पीटीआई आ गई। अच्छा अभी आपका लाए अमल क्या बड़ा एक हंगामा मचा हुआ है, लाए अमल क्या, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, आप क्या समझती हैं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? देखिए एज ए सियासी पार्टी, एज ए सियासी वर्कर, जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें तो आप भी, बल्कि आप एक सर्वे करवा लें, पूरे सर्वे क्या, मैं रोजाना जो है न्यूज़ देखती हूं, और इंटरनेशनली भी देख लें, इसमें भी देख लें कि पब्लिक भी चाहती है ये। यस, वरना पब्लिक क्यों निकले, ये जो इतने जालसे हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, इसलिए वो चाहती है कि ये चेंज आए, वो इनसे जान छुड़ाना चाहती है। देखिए जान छुड़ाने के दो तरीके होते हैं जी। या तो आप इलेक्शन करवा के कामयाब मुंतखब होके आते हैं, या फिर वो दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाते हैं। तो खास साहब ने बहुत सारी चीजें रोकी हुई है। वो कहते हैं कि जी मैंने आवाम को रोका हुआ है, मैं उसके उस तरफ नहीं जा रहा जिस तरफ हुकूमत चाहती है। और 25 मई को जो हमारे रैली निकली थी उसमें भी आपने देखा था इन्होंने किस तरीके से हरबे इस्तेमाल किए थे और किस तरह लोगों को हिरासा किया था। तो खास साहब उस तरफ नहीं जा रहे, खास साहब चाह रहे इलेक्शन हो जाए, ताकि जो मुंतखब, देखें इलेक्शन करवाएं, जमहूरी हुकूमत है, आप कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो जमहूरी हुकूमतों में तब्दीली का जो अमल है वो इलेक्शन के जरिए आता है। और इस वक्त पूरी इंटरनेशनली सर्वे हो या लोकली हो, हर सर्वे में यही चीज आ रही है। लेकिन मसला वही है कि मेरे केसेस पहले माफ हो जाएं, मैं बरी जिम्मा हो जाऊं और मैं अपना जो चीजें हैं वो सेट कर लूं, क्योंकि इन्होंने अपनी 7 पुश्तों की, हमारी तो आने वाली नस्ल को गिरवी रख दिया, और अपनी नस्लों के लिए इन्होंने लंदन, अमेरिका और दुबई में जायदादें बनाई हुई हैं। तो सोचेंगे वो नहीं
सोचना हमें पड़ेगा कि हमने क्या करना है, हमने इलेक्शन में क्या मैंने एक करना चीज है। आपकी बात मैं मतलब हम लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई हमने कोई अपनी लगी लुपिटी बातें तो कर नहीं रहे। बड़ा दुख होता है कि अवेयरनेस हो गई है पूरी आवाम को। अब एक पर्सन ये कहता है, मैं किसी को पॉइंटेड नहीं कर, जो हमने देखा है वो बात कर रहे हैं, कभी बोलें कि सभी ये कह रही है, मैं कह नहीं रही हूँ, मैंने जो देखा वो कह रही हूँ। लाइक कि अगर हम देख रहे हैं कि जी यहाँ पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरा तो वालिद साहब जो हैं वो बहुत गरीब घराने से उनका ताल्लुक था, और उनकी जो है नवासी ये कह रही हैं, सॉरी पोती ये कह रही हैं कि भाई हम तो बहुत ही जो है मतलब हमारे पर्दा सब जो है बड़े अमीर खानदान। ये बयान असेंबली में दिया, ये दोनों बयानात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर पे दिए। लेकिन आगे वाला स्टेप तो सुन लें। बड़ा अफसोस की बात है कि ओपनली वीडियो एक पर्सन खुद कह रहे हैं, तो हमारे जजेस कौन सा पर्दा लगा के बैठे हुए हैं, कौन से कानों में उनकी आवाज़ें जा रही हैं। आई डोंट नो कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसके बावजूद हमारे कानून को कौन रिस्पेक्ट देगा, आवाम कैसे रिस्पेक्ट देगी। वही बात है कि मुर्गी चोर को पकड़ लिया जाता है और बड़े चोर में किसी को मेंशन नहीं करी, बट एक दुख होता है कि सब एक जो है बड़े जज जो है वो एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो है ये जेल में जाएंगे, उनको पूरी जो है वो दे दी कस्टडी में, फिर वो बीमारी में आउट ऑफ कंट्री, फिर वापस आके वो कहते हैं कि ये जो है क्लियर है। तो पहले वाला जज सही था या अब वाला जज सही? आई डोंट नो, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा जी, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको ब्रेक ले लें हम लोग। आपने फिर मुझे इसका आंसर देना है। बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन किया, मैं रेडी बैठा हूं देने के लिए। अच्छा जी, राजा आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्पेशल पैकेज देखेंगे बेनसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। अस्सलाम वालेकुम, मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? यस, अब होंगे ख्वाब पूरे, क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था, और जस्ट ओनली 2,40,000 में। सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। और इसके बाद कौन सा है? यस, इनका एक फेज कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से प्लीज़ 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 ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये ना हो कि ये भी मिस कर जाए। और वो है ग्रीन वाली, और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ओनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, यानी कि सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। नाजरीन, अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा? यस, COO इस वक्त मौजूद हैं, फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह, जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियां और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का इत्माद है हम पे, और ये इत्माद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए का उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने